न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने बजट के बाद खास बातचीत की केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा से। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में अपना दूसरा बजट पेश किया। पहला बजट उन्होंने अंतरिम बजट के बाद पेश किया था। इस दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये पहला पूरा बजट उन्होंने संसद में पेश किया है 2015-16 के वित्तीय वर्ष के लिए। कई सारी उन्होंने घोषणाएं की हैं, कई सारी सामाजिक क्षेत्रों के लिए घोषणा की है। नया कर नहीं लगाया उन्होंने, नए कर में जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई छूट भी नहीं दी है, लेकिन कई सारी पेंशन स्कीम्स के अंदर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें कई तरह के इंसेंटिव देने का ऐलान उन्होंने किया है। क्या इससे अच्छे दिन आ गए हैं और क्या सरकार अच्छे दिन लेकर आ गई है, इस बारे में हम बात करेंगे केंद्र सरकार के मंत्री महेश शर्मा जी से, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ उनके पास टूरिज्म का भी जिम्मा है। महेश शर्मा जी, सबसे पहला मेरा सवाल, इससे पहले कि मैं आपका स्वागत करूं, मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज में आपका ये पहला इंटरव्यू है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। मेरा सबसे पहला सवाल, आपकी नजर में क्या अच्छे दिन आ गए हैं? दीपक जी, बजट के समय एक अपेक्षाएं लोग लिए बैठे थे रेडियो पर, टीवी पर चिपके हुए कि घोषणाएं होंगी, बिजली फ्री, पानी फ्री, इनकम टैक्स लिमिट 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई, रेलवे में 5 ट्रेन चला दी गई, बिहार के लिए चली, यहां के लिए नहीं चली। मैं समझता हूं आम जनता भी अब इससे ऊब चुकी है। कल का रेल बजट और आज का ये आर्थिक बजट, इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को जो दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सोच रखी है कि खाली घोषणाओं का बजट, राजनीतिक लोक लुभावन घोषणाओं का बजट नहीं, आखिरकार 32% से 42% राज्यों का शेयर बढ़ाना और अंत तक जीडीपी का मात्र 32% देश के पास, केंद्र के पास रह जाएगा, 68% राज्यों के पास चला जाएगा। एक आम आदमी, कॉमन मैन के घर में अगर एक्सीडेंट हो तो उसे मात्र 1 रुपया महीने पर इंश्योरेंस कर उसे 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। आखिरकार ये सोच और किसकी हो सकती है? रही बात, अगर हम माने कि कोई कह सकता है कि साहब कॉर्पोरेट घराने के लिए बजट में कटौती की गई है, लेकिन क्या आजादी के बाद अगर हम अपने देश की 2 बड़ी समस्याओं की अगर बात करें, किसी मजदूर से, भिखारी से, गरीब से, उद्योगपति से पूछ लिया कि आपके देश की 2 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, वो कहेगा करप्शन, ब्लैक मनी। इन 2 को ठीक कर दीजिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर रुपए का 20 पैसा पहुंचता है अंतिम योजना तक, अगर हम इसे कहीं 80 पैसा कर दें तो आखिरकार देश में कमी नहीं किसी चीज की। तो मैं समझता हूं जो ये रोड मैप बनाया गया है, दीर्घकालीन रोड मैप, ये देश की अर्थव्यवस्था को, आम आदमी को, मजदूर को, किसान को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उनका आर्थिक स्तर, उनका सामाजिक स्तर और ऊंचा होगा। हर आदमी को पेंशन से जोड़ने की सोच, 60 वर्ष की आयु के बाद कई बार हमारे बूढ़े माँ बाप, हमें खुद को लगता था कि, तो आप समझिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी सोच के साथ शुरू हुई है ये बात। 2022 तक गरीबी खत्म करने का लक्ष्य, लेकिन इसका कोई रोड मैप तो है नहीं। अगर दीपक जी, अगर मैं ये कह दूं कि देश का काला धन बाहर जाने से रुक जाए और करप्शन रुक जाए, तो गरीबी 2022 नहीं, 5 साल पहले ही खत्म हो जाएगी। आप समझ लीजिए कि अगर खाली ये पैसा, और अगर मैं इसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी की बात ही मान लूं कि 20 पैसे को हम 80 पैसे कर दें, तो देश की गरीबी और 5 साल पहले खत्म हो जाएगी। उसकी शुरुआत करी है। इतना बड़ा कदम उठाना, उद्योग, इल्जाम लगा सकते हैं आप मीडिया के लोग भी और पब्लिक के लोग भी कि कॉर्पोरेट्स को मदद कर रही है ये सरकार, लेकिन 10 साल की जेल करना, 300% पेनल्टी लगाने की सोचना काले धन के लोगों के ऊपर, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी सोच और कौन रख सकता है। वो आदमी जिसका मन साफ है, जो स्वयं ईमानदार है,
जो कुछ देश के लिए करना चाहता है, मैं समझता हूं एक ऐसा सपना एक आम आदमी की तरह से जो आदरणीय मोदी जी का सपना रहा है, वो खुद साइकिल पर चले हैं, उन्होंने खुद गरीबी को करीब से देखा है, तो वो एक दर्द समझते हैं कॉमन मैन का भी। और उस सोच के तहत मैं समझता हूं ये घर का और जो गरीबी उत्पादन का सपना है, ये खाली घोषणा नहीं, उसके पीछे योजना भी है, और खाली तर्क नहीं, उसके पीछे तथ्य भी है। तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है जिसके पीछे उन्होंने सोच की। 2022 तक सबको पक्के घर देंगे, उसका भी कोई रोड मैप नहीं है, और इस अगले 1 साल के लिए जो घर बनाएंगे उसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा फंड नहीं है। देखिए, मैंने आपको फिर एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, अगर सिर्फ ये ब्लैक मनी और करप्शन रुक जाए तो हर आदमी का अपना घर स्वयं बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए धन की व्यवस्था, राज्यों को जो फंड्स आए जा रहे हैं हमारे पास, केंद्र के जीडीपी का 68% राज्यों को देना, ये सोच और किस प्रधानमंत्री की हो सकती है? ये तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है। ये इस चीज को हमें सोचना होगा कि जो ये सुधार किए गए, ये धरातल के सुधार हैं, ये दीर्घकालिक सुधार हैं, ये लोक लुभावन और राजनीतिक घोषणाओं के नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले एक प्रयास है प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का। और मैं समझता हूं, मैं एक पर्यटन मंत्री होने के नाते भी ये कह सकता हूं कि पर्यटन को जितना महत्व उन्होंने दिया है, कल के अभिभाषण पर भी उन्होंने पर्यटन को विशेष महत्व दिया है, तो मैं तो समझता हूं पर्यटन जो देश के जीडीपी का 6.8% आज बनता है, और अगर हम इस पर्यटन को जितना हमारे पास है स्कोप कि 0.64% को अगर हम 1% ले जाएं तो ये जीडीपी करीबन 9-10% हो जाता है। ये बहुत बड़ी सोच है कि पर्यटन के माध्यम से रोजगार भी हम बढ़ाएंगे, फॉरेन रेवेन्यू भी हम बढ़ाएंगे, और स्वच्छता आंदोलन के नाम से सीएसआर को जोड़ा गया है, जिसको 100% टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है। मेरे पर्यटन की दो ही समस्याएं, सुरक्षा और स्वच्छता। स्वच्छता को उन्होंने राष्ट्रीय अभियान से जोड़ दिया है, स्वच्छ अभियान के माध्यम से, और उसमें जो सीएसआर फंड्स आए उसको 100% टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया है। तो मैं समझता हूं मेरा 50% जो फंड्स हमारे बजट हमारी मिनिस्ट्री का इस्तेमाल हो सकता था, वो खर्चा सरकार ने उन कॉर्पोरेट्स पर डाल दिया। मैं टूरिज्म पर आऊं, पर्यटन पर भी आऊंगा। महेश जी, एक सवाल पूरे बजट से रिलेटेड कि मिडिल क्लास ये आस लगाए बैठा था कि इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन होगा, 2.5 से कम 3 या 3.5 या 4 लाख तक जाएगा, लेकिन जो सैलरीड क्लास है उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्यों? देखिए, पिछली मई में हमने बजट के अंदर इसको 50 लाख रुपए बढ़ाया था। अब हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से, पेंशन में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 50,000 रुपए तक की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रिलीफ मध्यम वर्ग को दिया गया है। और मात्र 7 महीने में इस घोषणा के बजट की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। हम तो कल रेल बजट में भी आप सब लोग ये शायद उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेरे क्षेत्र में 2 ट्रेन बढ़ेंगी, डब्बे बढ़ेंगे, और शायद ये सबको उम्मीद थी कि शायद ऐसा होगा, लेकिन परिपाटी से बदलकर, लीक से हटकर ये बजट है जो देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन रूप से मजबूत बनाने की ओर ले जाने का ये बजट है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने कोई फौरी इलाज, हमारे यहां डॉक्टरी पेशे में होता है ना कि बीमारी को आप तुरंत इंजेक्शन देकर दबा दो, ऐसा इलाज नहीं किया है। बीमारी को समूल चूल हटाने का जो योजना बनाई है दीर्घकालीन योजना के तहत, और इसके असर अगले 3 से 5 साल के अंदर आने लगेंगे, जो जिसकी देश की जनता, आम आदमी उसका समर्थन करेगा। अब देश प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देगा, सरकार का धन्यवाद देगा। महेश शर्मा जी, जो दूसरा आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल, वो ये लगा रहे हैं, जैसे मायावती जी ने कहा है कि ये जो बजट है ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, कॉर्पोरेट के लिए है, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट टैक्स को 4 साल में घटाने का 30 से 25% करने का निर्णय लिया है। क्या ये कॉर्पोरेट को एक एक्स्ट्रा मदद नहीं है? देखिए, हमारे देश में जो 30% कॉर्पोरेट टैक्स है पूरे विश्व में सर्वाधिक है, और उससे कॉम्पिटिटिव होने के लिए फिलहाल तो अगले 2 साल तक तो ये कॉर्पोरेट टैक्स घटने नहीं जा रहा है। आप फाइनेंस बिल देखिए, ये 30% का 30% ही रहने जा रहा है। बाद में भी हम इंटरनेशनल मार्केट को और कॉम्पिटिटिव मार्केट को देखने के बाद
हम इस 30% को 50% कॉम्पिटिटिव कर कर, अगर ऐसा होने से हमारा निवेश, विदेशी निवेश बढ़ता है, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मार्केट कंड्यूसिव और कंजीनियल बनता है, जिससे रेवेन्यू बढ़ता है, जिससे रोजगार के साधन बढ़ते हैं, इंडस्ट्री नई डेवलप होती है, तो आखिरकार ये देश को आगे ले जाने की सोच है या पीछे ले जाने की, या ये इल्जाम के लिए इल्जाम लगाया जा रहा है कि रेवेन्यू टैक्स, वेल्थ टैक्स के माध्यम से, और जो काला धन रोकने की योजना है, काला धन कोई गरीब आदमी नहीं कमाता, अगर काला धन कोई बड़े लोग कमाते हैं, उनको रोकने के लिए जितने प्रभावी कदम जो शुरू किए गए, आजादी के बाद से इतने सख्त कदम शायद पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए सरकार का कि कॉर्पोरेट पर वेल्थ टैक्स के माध्यम से मात्र 1008 करोड़ रुपए हम वेल्थ टैक्स हम लेते हैं, उन पर वेल्थ टैक्स बढ़ाकर ये वेल्थ टैक्स की राशि 9000 करोड़ बढ़ जाएगी। तो ये काला कॉर्पोरेट की मदद है या आम जनता की मदद है? लेकिन मैं कहता हूं कॉर्पोरेट वर्ग के लोग क्या हमारे नहीं है? क्या वो कहीं विदेशी लोग हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी हमें मदद नहीं करनी चाहिए? और अगर उनकी मदद करने से रोजगार बढ़ता है, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, नए उद्योग लगते हैं, फॉरेन निवेश लगते हैं, तो उसका सख्त फैसला लेने की हिम्मत एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार ही ले सकती है। कोई लोक लुभावन घोषणा करने वाली सरकार इस घोषणा को नहीं कर सकती थी। ये भी दीपक जी आपको मैं बात कहना चाहूंगा। महेश शर्मा जी, एक आखिरी सवाल वो ये है कि देश में 25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, करने वाली सरकार इस घोषणा को नहीं कर सकती थी। ये भी दीपक जी आपको मैं बात कहना चाहूंगा। महेश शर्मा जी, एक आखिरी सवाल वो ये है कि देश में 25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इनके जीर्णोद्धार के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की गई है। ये साइट्स कौन कौन सी है? प्रमुख साइट्स हमको बता दीजिए थोड़ा, और कितना फंड मिला है इसके लिए? देखिए इसके लिए जो 9-10 साइटें जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम्हारे गोवा के सारे चर्चेज हैं। गोवा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पेस है, उनके चर्चेज के जीर्णोद्धार के लिए, वाराणसी के मंदिर के लिए, हम्पी एक नया टूरिस्ट सेंटर बनने जा रहा है, हम्पी के लिए एक नई योजना बनाई गई है कि जो वहां का जो नई टूरिस्ट सर्किट, 5 सर्किट हमारे डेवलप हुए हैं, जिनके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि अभी सैंक्शन की गई है, जिसमें बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, कोस्टल सर्किट, हिमालयन सर्किट के माध्यम से। तो इन, और दूसरा था हमारे टूरिज्म की जो 2 सबसे बड़े बॉटलनेक्स हैं, वो है सफाई और सुरक्षा। तो उनका जीर्णोद्धार अगर हो जाता है तो मैं समझता हूं टूरिज्म अपने आप में बढ़ेगा। और अगर टूरिज्म को हमने 0.64 से 1% ले गए तो हमारे देश के जीडीपी में 10% तक हमारी पहुंच हो जाएगी पर्यटन की दृष्टि से। ये बहुत बड़ी योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये जीर्णोद्धार योजना कब तक पूरी हो जाएगी महेश जी? डिस्कनेक्ट निकाल दो। चलिए, महेश शर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 25 हेरिटेज साइट्स हैं भारत के अंदर जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और जिसके लिए एक विशेष फंड की व्यवस्था की गई है। तो टूरिज्म सेक्टर के लिए भी एक बड़ा बूम है यह विशेष फंड। इस बजट पर हम लगातार तमाम एक्सपर्ट, तमाम मंत्रियों से, कैबिनेट के लोगों से, विपक्ष के लोगों से तमाम प्रतिक्रियाएं लेते रहेंगे। फिलहाल इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।